कहानी शुरू होती है 1995 के पंजाब से। ये वो टाइम था जब पूरे इलाके में डर का माहौल था। लोग पुलिस से मदद लेने से पहले भी 100 बार सोचते थे, क्योंकि जिस सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद थी उसी सिस्टम से लोग डरने लगे थे। एक रात हमें पुलिस की एक जीप दिखाई देती है। जीप में कई पुलिस वाले बैठे होते हैं, कुछ कांस्टेबल, कुछ बड़े अधिकारी और उनके साथ एक डीएसपी भी मौजूद है। ड्यूटी पर होने के बावजूद सभी शराब पी रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। और बातों बातों में ही एक कांस्टेबल जिसका नाम सरविंदर होता है, उसकी शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। सविंदर की शादी में लड़की वालों की शर्त होती है कि शादी तभी होगी जब वो कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन जाएगा। मतलब माहौल हल्का फुल्का कॉमेडी वाला लग रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये जीप शहर से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। फिर पुलिस वाले जीप के पीछे बैठे कुछ कैदियों को नीचे उतारते हैं। पहले देखने में लगता है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अगले ही पल पुलिस बिना किसी पूछताछ, बिना किसी अदालत और बिना किसी फैसले के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में चीखें गूंजने लगती है। एक एक करके सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। जिनमें थोड़ी बहुत सांसें बची हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले सबूत मिटाने के लिए कुछ लाशों को घसीटकर पास बह रही सतलुज नदी में फेंक देते हैं। यहीं पर हमें एक पुलिसकर्मी दिखाई देता है जिसका नाम सतनाम है। वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसके चेहरे पर बाकी लोगों जैसी खुशी या हंसी नहीं है। वो चुपचाप सब कुछ देख रहा है, जैसे अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसके बाद कहानी हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर जसवंत सिंह के पास लेकर जाती है। जसवंत सिंह एक ईमानदार इंसान है। वैसे तो वो बैंक में काम करता है, पर ह्यूमन राइट से जुड़े मामलों पर भी काम करता है, जहाँ लोग अपने घर परिवार की परेशानियों में उलझे रहते हैं। वहीं जसवंत दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द समझता है। उसकी पत्नी पम्मी एक लाइब्रेरी में काम करती है। दोनों अपनी छोटी और सादगी भरी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक दिन जसवंत अपने दफ्तर में बैठा होता है, तभी एक बुजुर्ग दंपति उसके पास आते हैं। शुरू में जमीन से जुड़े कागजों की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें भर आती हैं। वो बताते हैं कि उनका इकलौता बेटा कई दिनों से लापता है। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, गांव गांव तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जसवंत उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उन्हें सलाह देता है कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाइए। बुजुर्ग दंपति वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बेबसी जसवंत के मन में बैठ जाती है। इसी बीच जसवंत को पम्मी का फोन आता है। पम्मी घबराई हुई आवाज में बताती है कि जसवंत का एक पुराना दोस्त है जिसका नाम है कृपाल। उसकी मम्मी गुरपेज कई दिनों से लापता है। वो अपने बेटे के लिए लगातार पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी, लेकिन अब अचानक उसका कोई भी पता नहीं है। ये सुनते ही जसवंत तुरंत कृपाल के घर पहुंचता है। वहाँ परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। वो बताते हैं कि कृपाल की मौत के बाद गुरपेज भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो हर रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती थी। गुरपेज का नाम सुनते ही जसवंत को 6 महीने पुरानी एक दर्दनाक रात याद आ जाती है। उस रात गुरपेज रोती हुई उसके घर आई थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह से उसने बस इतना कहा था कि कृपाल को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। जसवंत बिना देर किए भागते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ जो कुछ उसने देखा उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। सड़क के बीचों बीच उसका दोस्त कृपाल खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं बची थी और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर जसवंत टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसके साथ उसने जिंदगी को इतने साल बिताए वो अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका है। यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ती है जो सिर्फ कृपाल की मौत या गुरप्रीत के गायब होने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे पूरे सिस्टम में छिपा एक बहुत बड़ा सच था। कहानी प्रेजेंट टाइम में लौट कर आती है। जसवंत सबसे पहले अपने पुराने दोस्त सतनाम के घर जाता है। उसे लगता है कि सतनाम पुलिस में है, शायद उसे गुरपेश के बारे में कुछ पता हो। लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि सतनाम पिछले 2-4 दिनों से किसी सरकारी काम से बाहर गया हुआ है। घर वालों के पास भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अब जसवंत सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। स्टेशन में चिंता या काम का माहौल नहीं, बल्कि जश्न चल रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तालियां बज रही हैं और सविंदर केक काट रहा है, क्योंकि सविंदर का प्रमोशन हो चुका है। वो अब कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन गया है। लेकिन जसवंत के मन में सिर्फ एक सवाल है, गुरपेज आखिर है कहाँ? वो सविंदर के पास जाता है और पूरी बात बताता है, लेकिन सविंदर बहुत बेरुखी से जवाब देता है कि गुरपेज उसी कृपाल की माँ है ना। लेकिन कृपाल तो दहशत फैलाने वाला था। ये सुनकर जसवंत को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि कृपाल दहशत फैलाने वाला था या नहीं, ये बात की है, लेकिन गुरपेज सबसे पहले एक माँ है। एक माँ का अपने बेटे के लिए तड़पना कोई जुर्म नहीं है। फिर भी सविंदर रिपोर्ट लिखने या कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखाई देता। जसवंत समझ जाता है कि यहाँ उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ का रजिस्टर चेक करता है, लेकिन रजिस्टर में उसका नाम नहीं मिलता। फिर वो मुर्दा घर जाता है। उसके मन में डर है कि कहीं गुरपेज की लाश उन लावारिस लाशों में तो नहीं है जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मुर्दा घर में कई लावारिस
लावारिस बॉडी रखी हुई है। जसवंत एक एक बॉडी को ध्यान से देखता है, लेकिन गुरपेज वहाँ पर नहीं मिलती। वो डॉक्टर से भी पूछता है कि क्या गुरपेज नाम की कोई महिला यहाँ लाई गई थी। डॉक्टर वहाँ जवाब देने से बचती है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ जानती है लेकिन बोल नहीं सकती। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है और देखने पर पता चलता है कि वो सतनाम था। जसवंत उसे देखते ही उसके पास जाता है। दोनों अकेले में बात करते हैं। जसवंत उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सतनाम उसे समझाता है कि इस मामले से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जसवंत हैरान रह जाता है। तब सतनाम बताता है कि हम पुलिस की वर्दी जरूर पहनते हैं लेकिन हर चीज बदलने की ताकत हमारे पास नहीं होती। कई बार हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। यहाँ सतनाम की आवाज में बेबसी थी। जसवंत समझ जाता है कि सतनाम भी कुछ जानता है लेकिन डर की वजह से सच बता नहीं पा रहा है। अब जसवंत को यकीन होने लगता है कि मामला सिर्फ एक लापता महिला का नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इसी सच की तलाश उसे शमशान घाट तक ले जाती है। वो वहाँ के कर्मचारियों से पूछता है कि यहाँ लावारिस बॉडी का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है क्या। तो वो जसवंत को वहाँ का रजिस्टर दिखाता है। जसवंत रजिस्टर के पन्ने पलटता है जहाँ हर पन्ने पर किसी न किसी लावारिस बॉडी का अंतिम संस्कार दर्ज है। कहीं पहचान लावारिस लिखी गई है तो कहीं दहशत फैलाने वाला। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि कई बॉडी को परिवार वालों को बताए बिना ही जला दिया गया था। तभी जसवंत की नजर एक नाम पर रुक जाती है। रजिस्टर में गुरपेज का नाम भी दर्ज था। जसवंत की सांसें थम जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि गुरपेज सिर्फ लापता नहीं हुई थी, उसे खत्म कर दिया गया था और फिर लावारिस बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अब पूरा खेल उसके सामने खुलने लगता है। पहले लोगों को उठाया जाता है, फिर उन्हें गायब कर दिया जाता है, बाद में उन्हें दहशत फैलाने वाला या लावारिस बताकर जला दिया जाता है ताकि उनके होने का हर निशान मिट जाए। जसवंत सीधा सतनाम के पास पहुंचता है और कहता है कि शमशान घाट के रजिस्टर में गुरपेज का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ वही नहीं, पूरा रजिस्टर ऐसे नामों से भरा पड़ा है। तब सतनाम चुप नहीं रह पाता। वो जसवंत को वो सच बताता है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। सतनाम बताता है कि कृपाल की मौत के बाद गुरपेज हर रोज पुलिस थाने जाती थी। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसके बेटे के साथ सच में क्या हुआ था। एक दिन गुरपेज पुलिस की जीप के सामने आकर खड़ी हो गई। गुरपेज रो रो कर अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए या फिर कम से कम ये तो बता दो कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसकी यही जिद पुलिस को पसंद नहीं आई। गुरपेज उसके लिए परेशानी बन चुकी थी। अपने आदमियों के साथ गुरपेज को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और मूवी के स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा 2 एनकाउंटर दिखाए गए थे जो कि सविंदर के प्रमोशन के लिए किया गया था, उस एनकाउंटर में गुरपेज भी थी। मतलब वहाँ इन्हें मार दिया गया था। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता चला कि गुरपेज की सांसें अभी भी चल रही थी, यानी कि वो पूरी तरह से मरी नहीं थी। ये सुनते ही पुलिस वाले घबरा गए। वो उसे वापस ले गए और इस बार उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी गयी। कुछ देर बाद वो उसकी बॉडी को दोबारा हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर को सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि सबको पता था इस सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर जसवंत अंदर से हिल जाता है। वो सतनाम से पूछता है कि जब तुझे सब कुछ पता है तो तू ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता। सतनाम दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की। वो बताता है कि पुलिस की नौकरी पाना जितना मुश्किल है उससे कई गुना मुश्किल उसे छोड़ना है। कोई अगर इस्तीफा देने की कोशिश करता है तो ये बात ऊपर तक जाती है और फिर या तो वो पुलिस वाला गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत की खबर आ जाती है। जसवंत समझ जाता है कि डर सिर्फ आम लोगों के मन में नहीं है, कई ईमानदार पुलिस वाले भी इसी डर में जी रहे हैं। घर लौटकर जसवंत ये सब पम्मी को बताता है। वो कहता है कि पंजाब की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कोई भी किसी भी दिन गायब हो सकता है और बाद में उसे लावारिस या टेररिस्ट बताकर जला दिया जाता है। पम्मी ये सब सुनकर डर जाती है, लेकिन इसी पल जसवंत फैसला करता है कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन वो एक वकील से मिलता है और पूरी कहानी बताता है। वकील बोलता है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अदालत को सबूत चाहिए। अगर शमशान घाट के रजिस्टर में सच दर्ज है तो वही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक रजिस्टर काफी नहीं होगा। आसपास के दूसरे शमशान घाटों में रिकॉर्ड भी जुटाने होंगे, तभी साबित होगा कि ये कोई एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा खेल है। जसवंत बिना देर किए काम में लग जाता है और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अलग-अलग शमशान घाटों के रजिस्टर इकट्ठा करता है। दिन रात की मेहनत के बाद उसके पास कई रिकॉर्ड जमा हो जाते हैं। इन रिकॉर्ड में सैकड़ों लोगों को लावारिस या दहशतगर्द बताकर जलाने की जानकारी मौजूद थी। अब सबूत तो थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती बाकी थी। वकील बोलता है कि जिन लोगों को लावारिस बताकर जलाया गया है उनके परिवार वालों को भी सामने आना होगा, तभी अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगी। इसके बाद जसवंत उन परिवारों से मिलता है, उन्हें समझाता है कि उनके अपने लोग शायद दहशत
फैलाने वाले नहीं थे, बल्कि इस काले सिस्टम का शिकार बन चुके थे। शुरू में लोग डरते हैं, उन्हें पुलिस का खौफ सताता है, लेकिन जसवंत का साहस धीरे धीरे उनके अंदर भी हिम्मत भर देता है। आखिरकार कई परिवार अदालत में गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सतनाम भी चुपचाप जसवंत की मदद करता रहता है। वो सरकारी फाइलों से कुछ ऐसे नाम निकालता है जो इस केस को और मजबूत बना सकते थे। अब अदालत के सामने रजिस्टर, दस्तावेज और पीड़ित परिवारों की बात रखी जाती है तो पहली बार इस मामले को गंभीरता से लिया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद अदालत इस मामले को औपचारिक रूप से दर्ज करने का आदेश दे देती है। अब जसवंत की लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती, ये पूरे पंजाब में दबा दिए गए हजारों लोगों की सच की लड़ाई बन जाती है। मामला बड़ा होता है और इसकी गूंज सरकार तक पहुंच जाती है। मीडिया सवाल पूछने लगती है, लोग पूछने लगते हैं कि आखिर इतने लोग गायब कैसे हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सच स्वीकार करने के बजाय इसे दबाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी बयान देते हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और फिर एक ऐसा फैसला होता है जो हालात को और भी खतरनाक बना देता है। डीसीपी सुरजीत सिंह सुग्गा को तरन तारण का एसएसपी बनाकर भेज दिया जाता है। यही इलाका जसवंत का था, यानी जिस ऑफिसर पर सवाल उठाए जा रहे थे उसी को और ज्यादा ताकत दे दी जाती है। सुग्गा के आते ही हालात और बिगड़ने लगते हैं। लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। शमशान घाटों के रजिस्टर नए नामों से भरते जाते हैं। जसवंत खुलकर मांग करता है कि सुरजीत सिंह सुग्गा के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार नहीं होती तो जसवंत एक और बड़ा कदम उठाता है। वो भारत छोड़कर कनाडा चला जाता है और वहाँ पर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के सामने पूरे मामले की सच्चाई रखता है। वो बताता है कि पंजाब में किस तरह लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है और बाद में उन्हें लावारिस बताकर शमशान घाटों में जला दिया जाता है। यहाँ एक और बड़ा खुलासा होता है। दस्तावेजों और जांच के आधार पर ये बात सामने आती है कि नंबर सिर्फ 2000 तक सीमित नहीं हो सकते। पूरे पंजाब में लगभग 25,000 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जाती है। इतना बड़ा फिगर सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अब ये मामला सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहता, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा होने लगती है। कनाडा से लौटने के बाद जसवंत सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहता, वो उन हजारों लोगों की आवाज बन चुका होता है जिनकी आवाज पहले से ही दबा दी गई थी। लेकिन जितनी बड़ी उसकी लड़ाई होती जा रही थी उतना ही बड़ा खतरा उसके सर पर मंडरा रहा था। सरकार उसे प्रोटेक्शन देने की बात करती है, लेकिन जसवंत मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर प्रोटेक्शन देनी है तो मुझे मत दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो हर दिन गायब हो रहे हैं, उन परिवारों को दीजिए जो हर सुबह इस डर में जीते हैं कि शाम तक उनका अपना इंसान वापस आएगा भी या नहीं। दूसरी तरफ सुग्गा बुरी तरह से बौखला चुका है। उसे पता चलता है कि जसवंत को कोई जरूरी जानकारियां सतनाम ने दी थी। एक रात सुग्गा अपने आदमियों के साथ सतनाम के घर पहुंचता है। घर में सतनाम के साथ उसका पूरा परिवार मौजूद होता है, लेकिन उस रात इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी जाती हैं। सुग्गा के लोग सतनाम और उसके पूरे परिवार को मार देते हैं। जब यह खबर जसवंत तक पहुंचती है तो वो अंदर से टूट जाता है। जिस इंसान ने सच का साथ दिया उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। जसवंत जानता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अदालत में सिर्फ शक नहीं चलता, वहाँ सबूत चाहिए होते हैं और फिर भी उसने आवाज उठाना बंद नहीं की। इसी बीच पंजाब की राजनीति में एक और बड़ा धमाका होता है। एक दिन मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा होता है। सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन अचानक एक कांस्टेबल मुख्यमंत्री की कार के पास पहुंचता है और अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी फैल जाती है। इस धमाके में मुख्यमंत्री सहित 17 लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल आईपीएस अधिकारी बिट्ठा पर उठने लगते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी के पास थी। मीडिया, विपक्ष और जनता जवाब मांगने लगती है। बिट्ठा पर दबाव बढ़ता जाता है, पर कहीं न कहीं उसे लगता है कि इस माहौल को बनाने में जसवंत सिंह की लड़ाई ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तनाव के बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। एक दिन जसवंत अपने घर के बाहर खड़ा अपनी कार साफ कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी संजीव नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। उसी समय एक लाल रंग की ओमनी वैन घर के बाहर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और कई लोग तेजी से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि कुछ समझ आए वो जसवंत को पकड़ लेते हैं। संजीव उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो चिल्लाता है, उनके पीछे भागता भी है, लेकिन वो वैन वहाँ से निकल जाती है और जसवंत गायब हो जाता है। जिस पंजाब में वो दूसरों के गायब होने के खिलाफ लड़ रहा था, अब उसी पंजाब में वो खुद लापता हो चुका था। जसवंत के गायब होने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पम्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लगातार सरकार, पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाती है। उसकी सिर्फ एक मांग थी, मेरे पति को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस को 2 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। ना जसवंत मिलता है, ना उसकी कोई खबर आती है। आखिरकार मामला सीबीआई
को सौंप दिया जाता है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर समुद्र सिंह को मिलती है। समुद्र सिंह सबसे पहले पम्मी के घर पहुंचता है और जसवंत के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करता है। पम्मी उसे बताती है कि जसवंत लंबे टाइम से इस मामले पर काम कर रहा था, पर पुलिस ने कभी उसकी मदद नहीं की। फिर भी वो दो गवाहों का नाम बताती है, संजीव और शबनम। ये वही लोग थे जिन्होंने जसवंत को आखिरी बार देखा था। समुद्र सिंह दोनों से पूछताछ करता है। शबनम ज्यादा मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसने चेहरे को साफ नहीं देखा था। संजीव ने सब कुछ करीब से देखा था। वो बताता है कि जसवंत को उठाने वाले लोग कोई आम अपराधी नहीं थे, वो पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी थे। उसमें कुछ इंस्पेक्टर थे तो कुछ कांस्टेबल का नाम संजीव बता भी देता है। समुद्र सिंह तुरंत उन पुलिस वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। हर पुलिस वाले का बयान लगभग एक जैसा था, शब्द तक एक जैसे थे। ना किसी के चेहरे पर डर था और ना किसी की आवाज में घबराहट, जैसे सबको पहले से ही सिखा दिया गया था कि क्या बोलना है और क्या नहीं। समुद्र सिंह समझ चुका था कि झूठ बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। इसके बाद वो लाल रंग की ओमनी वैन के मालिक तक पहुंचता है। वैन मालिक बताता है कि वो गाड़ियां किराए पर देता है और हर किराए का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जब समुद्र सिंह 6 सितंबर का रिकॉर्ड के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जब पुलिस वाले या बड़े ऑफिसर गाड़ी लेते हैं तो रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा जाता। ये सुनते ही समुद्र सिंह समझ जाता है कि मामला बहुत गहरा है। जांच आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि वही लाल रंग की ओमनी वैन सविंदर की शादी में मौजूद है। समुद्र सिंह अपनी टीम के साथ सविंदर की शादी में पहुंचता है। वहाँ जश्न का माहौल है, लेकिन सीबीआई को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वो सविंदर को हिरासत में लेता है। पूछताछ में सविंदर बताता है कि 6 सितंबर को वो पुलिस स्टेशन में था, जहां उसकी ड्यूटी कहर सिंह की निगरानी में लगी थी। समुद्र सिंह को समझ आ जाता है कि ये सच नहीं बोल रहा। अब उसे एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जो सबकी झूठी कहानी को तोड़ सके। वो कहर सिंह से मिलने जाता है। कहर सिंह पूछताछ में एक बड़ी बात बताता है। वो बोलता है कि उसे कौंग पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था, पर ठीक बगल वाली कोठरी में जसवंत सिंह बंद था। कहर सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था कि एसएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा वहाँ आया था और उसने जसवंत को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया था। इसके बाद सुग्गा और बाकी पुलिस वाले वहाँ से चले गए, लेकिन एक आदमी वहीं रुका था। उसी ने बाद में कहर सिंह को खाना दिया था। कहर सिंह उसका नाम याद नहीं कर पाता, लेकिन उसकी एक पहचान बताता है। उस आदमी की आंखें हरे रंग की थी। ये छोटी सी बात सीबीआई के लिए बहुत बड़ा सुराग बन जाती है। इसके बाद समुद्र सिंह सीधे सुग्गा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि 6 सितंबर को वो कहाँ था। सुग्गा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि वो उस दिन चंडीगढ़ गया था। समुद्र सिंह यहाँ आराम से कहता है कि ये मामला अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन सुग्गा के चेहरे पर कोई डर दिखाई नहीं देता, जैसे उसे भरोसा था कि सिस्टम आज भी उसके साथ है। समुद्र सिंह फिर पम्मी से मिलता है और वो उसे बताता है कि अब उसके पास 2 नहीं बल्कि 3 चश्मदीद गवाह हैं। पम्मी के मन में पहली बार उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन उसी रात सुग्गा पम्मी के घर पहुंचता है। दिवाली का टाइम था, अब चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन पम्मी के घर के बाहर अंधेरा था। सुग्गा उसे धमकी देता है कि अगर अपने पति को वापस देखना चाहती है तो केस यहीं खत्म कर दो। लेकिन पम्मी अब डरने वाली नहीं थी। वो कहती है कि जसवंत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो उन हजारों परिवारों के लिए लड़ रहा था जिनके अपने लोग गायब कर दिए गए थे। अब भी मैं उसी रास्ते पर चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सुग्गा वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से समझ आने लगता है कि इस लड़ाई को डराकर खत्म करना आसान नहीं होगा। अगले दिन खबर आती है कि आईपीएस बिट्ठा रिटायर हो चुका है और उसकी जगह नए अधिकारी वर्मा ने ले ली है। वर्मा के आते ही सभी पुलिस ऑफिसरों की बैठक बुलाई जाती है और वो बोलता है कि अब मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी। फिर वो सुग्गा को अपने केबिन में बुलाता है और एक ही सवाल पूछता है, जसवंत सिंह कहाँ है? सुग्गा के पास कोई जवाब नहीं होता। वर्मा उसे 7 दिन का टाइम देता है और बोलता है कि इन 7 दिनों के अंदर जसवंत सिंह का पता लगना चाहिए। पहली बार सुग्गा के चेहरे पर अब बेचैनी दिखाई देती है। वो तुरंत रिटायर हो चुके बिट्ठा से मिलने जाता है। यहाँ बिट्ठा बताता है कि जसवंत की चिंता बाद में करना, पहले बड़ी परेशानी ये है कि इस केस में अब 3 चश्मदीद गवाह हो चुके हैं। पहले पता लगाओ कि तीसरा गवाह कौन है। यानी अब उसका मकसद सच ढूंढना नहीं बल्कि गवाह को मिटाना था, और अब वही होता है जिसका डर था। कहर सिंह जिसने सीबीआई को इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी, अब उसके परिवार सहित उसे मार दिया जाता है। बाकी के 2 चश्मदीद गवाह भी अचानक से गायब हो जाते हैं। अब मामला अदालत तक पहुंचता है। मुश्किल ये थी कि जिन गवाहों पर केस मजबूत हो सकता था वो या तो मारे जा चुके थे या फिर गायब हो चुके थे। लेकिन अपराधियों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने गवाह मिटा दिए लेकिन दस्तावेज पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। अदालत में जसवंत की तरफ से वकील मजबूती से खड़ा होता है। वो शमशान घाट की रजिस्टर, सरकारी रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम से जुड़े हुए कागज और वो सभी दस्तावेज पेश करता है जिन पर पुलिस ऑफिसर के साइन मौजूद थे। इन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा गया था कि हजारों लोगों
लोगों को पुलिस ने लावारिस या दहशत फैलाने वाले बताकर अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि उनके परिवार आज तक उन्हें तलाश कर रहे हैं। वकील अदालत को बताता है कि ये कोई एक दो घटना नहीं है, ये सालों से चल रहा एक संगठित खेल है। बेगुनाह लोगों को उठाया गया, गायब किया गया और फिर उनकी पहचान मिटा दी गई। वो ये भी कहता है कि जसवंत सिंह को भी इसी वजह से गायब किया गया था, क्योंकि वो इस सच को दुनिया के सामने ला रहा था। अदालत सारे दस्तावेजों को गंभीरता से सुनती है। इसके बाद अदालत एएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा के साथ पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है। सालों से दबा हुआ सच अब अदालत के सामने आने लगा था। पहली बार लग रहा था कि शायद इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद समुद्र सिंह सुग्गा से मिलने जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि मामला अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। सुग्गा अब टूटने लगता है। वो बहुत शराब पीता है और बार बार बिट्टा को फोन करता है, लेकिन बिट्टा उसका फोन नहीं उठाता। आखिरकार जब बिट्टा फोन उठाता है तो वैसे ही वो उसकी मदद ना करने का बहाना बनाता है। सुग्गा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। जिस आदमी के लिए उसने इतना सब कुछ किया वही अब उसे अकेला छोड़ रहा था। नशे में धुत सुग्गा फिर अकेले तेज रफ्तार से कार लेकर निकलता है और अगले सीन में पता चलता है कि वो ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेता है। सुग्गा ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सुग्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग आते हैं। समुद्र सिंह भी वहाँ मौजूद होता है। यही नहीं, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें हरे रंग की थी। समुद्र सिंह तुरंत समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में कहर सिंह ने बताया था। उसका नाम कुलजीत सिंह था। समुद्र सिंह कुलजीत से पूछताछ करता है। कुलजीत बताता है कि वो सुग्गा के यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता था और उसके छोटे मोटे काम भी करता था। वो जसवंत के बारे में भी जानता था और उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में भी जिन्होंने ये सब किया था। समुद्र सिंह उसे समझाता है कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए तो सच सामने आ सकता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुलजीत गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट में आते ही कुलजीत पलट जाता है। वो बोल देता है कि जसवंत की वाइफ ने उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर समुद्र सिंह का गुस्सा फूट जाता है। वो कोर्ट में ही अपना आपा खो देता है। नतीजा ये होता है कि उसे इस केस से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसे गवाह को पेश किया था जो कोर्ट में पलट गया था। उस रात कुलजीत सो रहा था, तभी उसे सपना आता है। वो देखता है कि जख्मी हालत में जसवंत उसके सामने खड़ा है। जसवंत उससे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोगों के साथ यही हुआ है, अब तू ही हमारी आवाज बन सकता है। कुलजीत डर कर जाग जाता है। अगले दिन वो समुद्र सिंह के पास जाता है और बोलता है कि अब वो सच में गवाही देगा। समुद्र सिंह को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन कुलजीत बोलता है कि इस बार वो नहीं बदलेगा। समुद्र सिंह अपने सीनियर से बात करता है और स्पेशल परमिशन लेकर कुलजीत को दोबारा गवाही देने का मौका दिलाता है। कड़ी सुरक्षा के बीच कुलजीत को कोर्ट लाया जाता है। इस बार कुलजीत सच बताता है। वो बताता है कि 4 सितंबर को ऑफिसर्स ने एक मीटिंग की थी जिसमें सुग्गा भी मौजूद था। 5 सितंबर को सुग्गा ने बिट्टा से मुलाकात की थी। बिट्टा उस समय बहुत दबाव में था, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद उस पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद 6 सितंबर को लाल ओमनी वैन में जसवंत को उठाने का प्लान बनाया जाता है। कुलजीत बताता है कि पुलिस वाले जसवंत से बहुत नाराज थे, क्योंकि वो उनके काम में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। जसवंत को उसके घर के बाहर से उठाया गया और कांग पुलिस स्टेशन लाया गया, वही पुलिस स्टेशन जहां बगल वाली कोठरी में कहर सिंह बंद था। सुग्गा आया था और जसवंत सिंह को बेरहमी से पीटा था। इसके बाद जसवंत को एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत और खराब कर दी गई। हर पुलिस ऑफिसर उसे पीट रहा था। वो अधमरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो पीछे हट जाएगा। इसके बाद उसे बिट्टा के पास ले जाया गया। बिट्टा के सामने भी जसवंत नहीं झुका। फिर उसे तरण पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उस समय कुलजीत भी उसके साथ था। कुलजीत उसे समझाता है कि केस वापस ले लीजिए, नहीं तो ये लोग आपको खत्म कर देंगे। लेकिन जसवंत सिंह शांत आवाज में बोलता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और मैं उसी रोशनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। शायद जसवंत को पता था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद सुग्गा और बाकी पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। कुलजीत को पानी लाने के बहाने बाहर भेज दिया जाता है और फिर सुग्गा जसवंत सिंह को मार देता है। कोर्ट में ये सच्चाई सुनकर पम्मी टूट जाती है। अब तक उसके मन में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद जसवंत जिंदा हो, शायद एक दिन वो वापस लौट आए, लेकिन अब सच सामने था। कुलजीत बताता है कि जसवंत की बॉडी को सतलुज नदी के पास लाया गया और उसे वहाँ पर फेंक दिया गया ताकि उसका कोई निशान ना मिले। फिल्म के आखिरी में हमें बताया जाता है कि जसवंत सिंह की बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उन पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा मिलती है जो इस पूरे अपराध में शामिल थे। जसवंत खुद वापस नहीं आया, लेकिन उसने हजारों लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचा दी, जिन्हें चुपचाप मिटा दिया गया था। इस कहानी का मतलब यही है कि सच को कुछ समय तक दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। और कभी
कभी एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम के झूठ को हिला देने के लिए काफी होती है। लेकिन एक सवाल अब भी सबके माइंड में है कि क्या रियल में ये सब कुछ हुआ था? तो हाँ दोस्तों, ये मूवी की कहानी 90 से 95% तक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। तभी तो इस मूवी को OTT पर रिलीज करने के बाद ही 2 दिनों के अंदर हटा दिया गया। मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मूवी आम जनता तक ना पहुंचे। पर इसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं आपने तो देखा होगा। हाँ, लेकिन कुलजीत का कैरेक्टर जो है उसका एंडिंग पार्ट थोड़ा फिक्शनल है। वो CBI को ये बताता है कि जसवंत के साथ इन लोगों ने क्या किया था। उस टाइम वो वहाँ पर मौजूद भी था, पर कोर्ट में आकर गवाही देने से पहले ही उसे मार दिया गया था। और इस मूवी में उसे कोर्ट में गवाही देते हुए दिखाया गया है। बस इतना ही फिक्शनल लगता है, नहीं तो जसवंत सिंह की स्टोरी ट्रू है, एक सच्ची कहानी है। उन्होंने गायब लोगों का सच ढूंढना शुरू किया था, लेकिन आखिरी में वो खुद गायब हो गए, जिनकी बॉडी कभी नहीं मिली। तो दोस्तों बस ये थी सतलज मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।